जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 19 करने वाले हैं होम साइंस का, जिसका नाम है अभिवृद्धि और विकास। यानी कि देखिए इससे पहले वाले चैप्टर का नाम भी था यही अभिवृद्धि और विकास, और इसका भी जो नाम है अभिवृद्धि और विकास है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले चैप्टर के अंदर हमने 0 से 5 साल तक के बच्चों के बारे में पढ़ा था। आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर आप लोग को मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। और देखिए होम साइंस में मैंने कम क्वेश्चन करवाए हैं, पर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ही सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मैंने कवर करा दिए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन जो है काफी लंबा घिस जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो बड़े क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम जो है हमारा अभिवृद्धि और विकास है, और 6 से 11 वर्ष तक के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि भाई जो पिछले चैप्टर में हमने जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ी थी, उसके बाद ये वाली जो है हमारी मध्य बाल्यावस्था है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के बारे में, और पिछले चैप्टर में हमने जो है 0 से जब वो बच्चा जन्म लेता है तब से 5 वर्ष तक के बच्चे के बारे में पढ़ लिया था सारी चीजें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग 6 से 11 साल के बच्चे के हरकतें क्या हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और हाँ देखिए मैंने आपको बार बार कह दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर जिस जो है बच्चे ने अगर सारा समझ लिया, इतने क्वेश्चन अच्छे समझ लिए, और इसके अंदर जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों ने समझ लिया, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। और इससे पहले मैंने जो वीडियोज अपलोड किए हैं पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जिसे समाजशास्त्र बोलते हैं, और पेंटिंग, और ये होम साइंस से ये भी कवर होने वाला है। और जो है मैंने 11 चैप्टर जियोग्राफी के भी कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद अब वीडियोस जो है थोड़े 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा, और एग्जाम से पहले तक वो जो है कवर हो जाएंगी। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, 7 क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें, जिससे कि हमारा भी एक सपोर्ट जो है बना रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को समझाएं। देखिए मध्य बाल्यावस्था क्या है, जो उम्र मैंने आपको बताई है अभी 6 से 11 वर्ष तक की उम्र को मध्य बाल्यावस्था का उम्र बोला गया है। और इस उम्र में जो है बच्चे कैसे कैसे जो है डेवलप करते हैं, क्या है उनकी एक्टिविटी, क्या होती है गत्यात्मक विकास, यानी क्या क्या वो मोशन करते हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। पर इस चैप्टर के अंदर हम 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे के बारे में जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे वर्ष में देखिए क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, एक एक चीज़ सुनिएगा। इसी के अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे कंप्लीट भी होते रहेंगे। देखिए स्क्रीन पर आप लोग आंसर देखिए अपने, क्या बोला जा रहा है। देखिए मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इन मिड चाइल्डहुड क्या होता है, तो मध्य बाल्यावस्था 6 से 10 से 11 तक की मानी जाती है, यानी 6 से 10 तक मान लो या 11 तक मान लो, ये मध्य बाल्यावस्था है। इस अवस्था में एक एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इस अवस्था में बालक में शारीरिक विकास मध्यम गति से होता है, यानी कि थोड़ा सा शारीरिक विकास थोड़ा धीरे धीरे होगा, तेजी से नहीं होगा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस सभी प्रकार का विकास प्रथम 2 साल में तेजी से होता है, और इसके उपरांत विकास की गति कुछ मंद हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे जो है विकास की गति 6 से 11 साल तक की उम्र में धीरे धीरे होती है। शुरुआत वाला बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, पर धीरे धीरे जब ये मध्य वाली आती है तो इसमें 6 से 11 साल तक बच्चा जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है। तो यह मंद गति 11 से 13 वर्ष तक चलती है, और 11 से 13 साल के बाद विकास में अचानक तेज गति फिर पकड़ती है। तेज गति बच्चा जो है अचानक से फिर डेवलप होना शुरू कर देता है। कौन सी उम्र में, 11 से 13 साल तक की उम्र में बहुत तेज बढ़ता है, और विकास वेग कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विकास में अचानक तेज गति आ जाने को, अचानक से यानी कि जब वो तेजी से बढ़ने लगा तो उसको विकास वेग कहा जाएगा, वेग। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा ये चीजें। उसके बाद आता है 2 से 3 साल से 10 तक दोनों जो है लड़के लड़कियां प्रत्येक वर्ष जो है 5 से 7 सेंटीमीटर कद और लगभग 2 से 3 किलोग्राम वजन में बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा 2 से 3 साल के अंदर में जो है 10 तक दोनों बच्चे जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में ही जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। और लगभग लेकिन लड़कियों में लड़कों की तुलना में विकास वेग जल्दी शुरू
हो जाता है। लड़कों से जल्दी लड़कियां जो हैं डेवलप करना शुरू करती हैं, विकास उनका तेजी से होता है और वे परम सीमा वृद्धि की अंतिम सीमा भी जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। यानी कि लड़कियां क्या हैं, तेजी से जो है मतलब उनमें शारीरिक बदलाव लड़कियों में ज़्यादा तेजी से देखने को मिलता है लड़कों की तुलना से। आगे बस समझ में ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसी में एक चीज़ आ रही है, शरीर के अनुपात में बदलाव क्या है। तो शरीर के अनुपात में बदलाव का अगर हम मतलब देखें तो एक नवजात शिशु का सिर एक वयस्क की अपेक्षा बड़ा होता है। देखिए अगर हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि हमारी उम्र जो है लगभग 26 से 27 है ना, और जो वीडियो देख रहे होंगे उनके 18 से होगी, 18 उम्र होगी, 20 भी हो सकती है, जैसे भी होगा आप लोग जानते होंगे। तो जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो छोटे जो जन्म लिए हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है। धड़ जो है छोटा रहेगा उनका, और जो मुंडी है, जो सिर का आकार है, वो उसके हिसाब से बड़ा होगा। शरीर के हिसाब से सर बड़ा होता है, पर हमारा क्या होता है, शरीर जो है फिर बड़ा होने लग जाता है और सर का आकार जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और वो शरीर के हिसाब से फिर छोटा हो जाता है। पर बच्चों में क्या होता है, ये चीज उल्टी होती है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर के अनुपात में भी बड़ा होता है और इसका कारण यह होता है कि शरीर विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि उनका डेवलप सिर से होता है, पैर तक जाता है। शरीर विकास का यह सिद्धांत जो है सिफेलोकॉडल जो है सिद्धांत कहलाता है। शरीर विकास के पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। शरीर विकास के साथ धीरे धीरे सिर का अनुपात छोटा होता जाता है। जैसे फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होगा तो शरीर डेवलप करेगा, फिर सर का आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। मतलब छोटा शरीर के हिसाब से छोटा लगता है। ये थे ना मुंडी और छोटी होती जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, आलू का चालू बन जाएगा वो। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य जो है प्रॉक्जी मोडिस्टल जो है कि से बाहर की ओर होता है, यानी कि शरीर का विकास या तो ऊपर से हो सकता है या तो मध्य स्थिति से भी विकास हो सकता है। तो देखिए मध्य बाल अवस्था की उम्र पता चल गई आपको। इसमें कुछ बच्चों का जो है जैसे 6 से 11 साल तक तो बच्चे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर 11 से 13 जो देखी गई है वो काफ़ी तेज गति से विकास करते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज़्यादा तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, देखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें उनके दांत, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास की बात करते हैं, अगर आता है मध्य बाल अवस्था में इनका विकास, तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो दांतों के बारे में देखिए, दांतों का विकास भी शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे दूध के दांत होते थे, फिर वो दांत धीरे धीरे झड़ गए मतलब क्या हुआ, टूट गए और फिर वो गिर गए। हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या बोला जाए, उसमें दांत को हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं कि कहीं कोई उसको देख ना ले, नज़र लग जाएगा, दांत नहीं उगेगा। अगर मिट्टी में दबा दोगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से फिर उगना शुरू हो जाएगा। और ये कौन कौन मिट्टी में दबाया है दांत को कमेंट में जरा एक बार बता दो, ठीक है। ये देखिए, बच्चा जब 3 साल का होता है तब करीब 20 दांत निकल आते हैं। बच्चे के मुंह में जो है लगभग 20 दांत निकल आते हैं जब वो कितने साल का होता है, 3 साल का। ये दूध के दांत अर्थात अस्थायी होते हैं, ये कभी टिकते नहीं है, वो सारे झड़ जाते हैं। मध्य बाल्य अवस्था में उसके 28 दांत हो जाते हैं, यानी जो मध्य बाल्य अवस्था होता है, यानी कि जो लगभग 6 से 11 वर्ष की आयु होती है, तो उसमें 28 दांत उग जाते हैं। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वयस्क होने लग जाता है, तो हमारे जो है दांत 32 के 32 आ जाते हैं। जैसे दाढ़ बोलते हैं, अंतिम दांत, अकल वाली दांत भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये कुछ दांतों का विकास था। उसके बाद हड्डियों का विकास देखते हैं। तो मध्य बाल अवस्था तक सारी हड्डियों का निर्माण हो चुका होता है। मध्य बाल अवस्था तक आपकी जो है हड्डियां पूरी बन चुकी होती हैं। अब वह धीरे धीरे पुष्ट होती है यानी मजबूत बनती है। जब छोटा शिशु होता है कोई बिल्कुल प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसकी हड्डी बिल्कुल नरम होती है, इसलिए बच्चे गिर भी जाते थे तो उनकी हड्डियां नहीं टूटती थी, है ना। बस वो क्या हो जाती थी, मुड़ सकती थी, लेकिन टूटेंगी नहीं क्योंकि नरम होती हैं हड्डियां। पर यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे बच्चों के इधर तेल रखोगे तो धुड़ुक बजता है वो, है ना। उसमें हल्का सा उंगली लगाओगे तो अंदर जाता हो, यानी कि घुपेड़ दो बेचारे। तो उसमें क्या करना है, आपको तेल वेल ज़्यादा रखना चाहिए, है ना, सर पे बच्चों के। देखिए, यानी कि थप्पड़ मार दूँ एक बार में, जब बम्बोला बन जाएगा सर में। देखिए, तो बाल्य अवस्था, अगर बात करें बाल्य अवस्था में, बोला जा रहा है बाल्य अवस्था में हड्डियों में कैल्शियम जमा नहीं होता
और इसलिए वे कोमल होते हैं। तो कैल्शियम ज़्यादा नहीं होता इसलिए वो कोमल होती हैं हड्डियाँ छोटे में। हड्डियों के विकास के साथ साथ उनमें कैल्शियम जमा हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम इकट्ठा होता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियां जल्दी चटक भी जाती हैं अगर उस पर वजन पड़ गया तो हड्डियों के विकास के साथ साथ उनमें कैल्शियम जमा हो जाता है और वे शक्तिशाली हो जाती हैं। उनमें बाल्यावस्था वाला लचीलापन समाप्त हो जाता है। यानी कि जो बच्चे थे वो काफ़ी लचीले होते थे, लचीले मतलब टिंचक टिंचक होते थे, लेकिन जो बड़े होते हैं हम धीरे धीरे तो हमारी हड्डियाँ उतनी लचीली नहीं होती है, तो उनमें बाल्यावस्था वाला लचीलापन समाप्त हो जाता है और हड्डियों में कैल्शियम जमा होने की प्रक्रिया को जो है ऑसिफिकेशन जो है कहा जाता है। जिसमें जगह हड्डियों में कैल्शियम जमा हो रहा है तो उसको ऑसिफिकेशन कहा जाता है। यहीं से एक चीज़ भी पढ़ लेना आप लोग। देखिए उसके बाद आता है वृद्धावस्था में हड्डियों के कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है जिससे वे कड़ी हो जाती है। देखा होगा बूढ़े लोगों की हड्डियां बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं और मांस भले ही ना रहे शरीर में लेकिन हाँ हड्डी बिल्कुल ठोस लगती है। दादा दादी का कभी अपने ना वो पैर हाथ दबाओगे तो तुम्हें पता लगेगा हड्डियाँ कितनी ज़्यादा ठोस लग रही हैं, है ना। गूदा क्योंकि उतना नहीं रह जाता, लोग पतले हो जाते हैं। देखिए उसके बाद आता मांसपेशियों की बात करें तो इस उम्र के बच्चों में मांसपेशियों का क्या रोल है। देखिए हड्डियों को ढकने का कार्य मांसपेशियां और वसा करती हैं। वसा मतलब फैट, ठीक बात। देखिए और लड़कियों में हड्डियों के आसपास वसा का जमाव अधिक होता है। देखिए लड़कियों में फैट अधिक होता है, फैट मतलब हड्डियों के पास जो है फैट होता है, वसा होता है, पर लड़कों में मांस होता है, इसलिए मस्कुलर बॉडी होती है लड़कों की ज़्यादा, ठीक है। तो मांसपेशियों का विकास अधिक होता है। इसके विपरीत जो है लड़कों में मांसपेशियों का विकास होता है और वसा का जमाव कम होता है, इसी कारण वे अधिक बलशाली होते हैं। लड़के बिल्कुल क्या होते हैं, ज़्यादातर बलशाली होते हैं, पर लड़कियां जो है उनमें जो है हड्डियों से फैट चिपका रहता है, ठीक है। ये चीज़ें चलिए उसके बाद हमारे ये तो बन गया, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसी के अंदर मैं आप लोग को मैंने क्यों बोला था एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, आप लोग बस ढंग से सुनते रहें। क्वेश्चन यही पूछने वाला है, इन्हीं के अंदर आपको बना बना के मार्क्स देख के नंबर देख के उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है इसी में देख रखा हो गत्यात्मक विकास क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो आप लोग देखिए क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, वो क्लियर हो जाएंगे। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाएगा, आप हीरोइन बन जाओगे, पक्का देख लेना। देखिए तो गत्यात्मक विकास क्या होता है, उछलना कूदना यानी मोटर डेवलपमेंट। आप नाच रहे हो, आप स्कूल गए, आपका बच्चा जो है उड़ रहा है, उछल कूद रहा है, बिल्कुल डायनासोर की तरह उछल रहा हो, तो क्या होगा देखिए जरा। तो उछलना कूदना फांदना और संतुलन बनाने के लिए प्रयत्न करना आदि क्रियाओं के द्वारा बच्चे अपनी मांसपेशियों का एकीकरण करना सीखते हैं, यानी कूद रहे हैं फांद रहे हैं, तो मोटर यानी कि गत्यात्मक विकास में आ जाता है। गत्यात्मक में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, बड़ी और छोटी। मांसपेशियों में क्रिया, मांसपेशियां भी छोटी बड़ी होती हैं, याद रखना, ये छोटी मांसपेशियां और इधर बड़ी मांसपेशियां, ये जॉइंट वाली बड़ी और छोटी मांसपेशियों में क्रिया उनमें सिकुड़न और खिंचाव से होती है और जो है शरीर के विभिन्न भागों में मांसपेशियां ऐसे ही क्रियान्वित होती हैं। शरीर में मांसपेशियां होती हैं, उन्हीं में सिकुड़न वगैरह होती है और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करती है। निम्न देखिए आपके अगर बॉडी में चोट लग रही है तो आपकी बॉडी पर चोट ना लगे उसके लिए क्या होता है, मांसपेशियां होती है। जिसके शरीर में मांस नहीं होता उसको ज़्यादा चोट लगती है। सीखा जाने वाला भाग मांसपेशी एकीकरण कहलाता है और जो है यह दो प्रकार की होती हैं, छोटी मांसपेशियां व समूह मांसपेशीकरण जैसे दौड़ने भागने चढ़ने आदि में बड़ी मांसपेशियां समूह के कार्य करती हैं। देखिए आपको दौड़ना है, भागना है और चढ़ना है, इसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। और जैसे उंगली लिखना है, कोई चीज़ आपको पकड़ना है, उठाना है ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। इसे समूह मांसपेशी एकीकरण कहते हैं। लिखना आप देखिए तो आपको बड़ी जो है छोटी मांसपेशीकरण वह समूह मांसपेशीकरण जैसे दौड़ना। और इसमें एक चीज़ आपको ये दे रखी है, मिस्टेक दे रखी है, छोटी मांसपेशीकरण जो है वहाँ बड़ी होगी, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। बड़ी मांसपेशीकरण व समूह मांसपेशीकरण जैसे दौड़ना भागने चढ़ने आदि में बड़ी मांसपेशीकरण समूह में कार्य करती है और इसे समूह मांसपेशीकरण एकीकरण कहते हैं। और उसके बाद लिखना और पुस्तक उठाना आदि क्रियाएं छोटी मांसपेशियों
द्वारा की जाती है, इसलिए इन्हें छोटी मांसपेशीकरण कहते हैं। तो ये छोटी मांसपेशीकरण और जो हमारी दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, चढ़ना, ढिंचक करना, ये सब क्या होता है, बड़ी मांसपेशीकरण का काम होता है। ठीक है, तो छोटी और ये बड़ी मांसपेशीकरण। मांसपेशी समूह का कार्य पहले सीखा जाता है, यानी कि आप कैसे कैसे जो है कार्य करते हैं। बच्चा क्या करता है, बड़ा होता है धीरे धीरे उठाना, चलना, दौड़ना, नाचना, गाना और पूरे घर को जो है सामान इधर उधर फेंकना ये सब तो सीख लेता है। चलिए, तो ये गत्यात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट। आगे बात समझ में, वहाँ एक मिस्टेक थी, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, देखिए प्रमाणिक समय यानी क्रिटिकल समय, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है आप लोगों को पता होगा। मांसपेशियों के विकसित होने से पूर्व यदि कोई गतिविधि करने के लिए बच्चे पर दबाव डाला जाए तो उसका जो है मांसपेशियों को क्षति पहुंच सकती है, विशेषकर छोटी मांसपेशियों को। इसलिए बच्चे को 4.5 से 5.5 वर्ष से पहले लिखने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। देखिए छोटी मांसपेशियों की बात करें, अगर हम उनको बोलते लिखो लिखो तो वो उनका प्रेशर बनेगा, ये उंगलियों को दबाएंगे वो लोग, है ना, तो वो क्या करेंगे, उनकी कोमल मांसपेशियां होती हैं तो वो मुड़ भी सकती हैं। इसलिए कभी बच्चे को, छोटे बच्चों को 4.5 से 5.5 तक के जो बच्चे हैं उनको लिखने के लिए नहीं बोलना चाहिए। उनको पढ़ाओ, है ना, अगर लिखवा भी रहे हो तो क्या नाम करो कि बिल्कुल चौक वगैरह हो तो उतना टाइट से ना पकड़ो, अपने हाथ से पकड़ के, ज़्यादा आपने पकड़ो, उसके बाद ऐसे नाम मात्र पकड़वाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक कोई भी गतिविधि तब ठीक से करेगा जब यह उसके लिए शारीरिक रूप से तैयार होगा, अर्थात उस अमुक गतिविधि के करने के लिए उसकी मांसपेशियां विकसित हो चुकी होंगी, यानी तब बाद में करेगा तो मांसपेशियां तब तक तो विकसित हो जाएंगी ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अतः बालक के जीवन का वह समय जब वह कोई कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है उसे प्रमाणिक समय कहते हैं, यानी कि जब वो कोई कार्य कर सके, जिस समय को तो बोला जा रहा है प्रमाणिक समय के आसपास शरीर कोई क्रिया या कौशल सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जब कोई बच्चा कोई भी काम करने के लिए उत्सुक होता है या सीखने का इच्छुक होता है, जिस टाइम वो सीख सकता है, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये क्रिटिकल पीरियड, यानी कि प्रमाणिक समय। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, लिखने की प्रक्रिया और भाषा का विकास मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो, हीरोइन बन जाओ आप लोग। देखिए लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, तो लिखने की प्रक्रिया, कुछ बच्चे अपने दाहिने हाथ का अधिक प्रयोग, मैंने कल आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, इससे दायां बायां क्या होता है, दायां बायां, दायां जिस हाथ से आप इस तरीके से डी बना रहे हो, उल्टा जो छोटा डी होता है वो बन रहा है, और बाएं हाथ से आप बी बना रहे हो इस तरीके का, तो ये बायां उल्टा हाथ, और जिससे हम लिख रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं सीधा हाथ जो है राइट हैंड जो होता है वो दायां हाथ होता है। ठीक है, देखिए तो लिखने की प्रक्रिया, कुछ बच्चे अपने दाहिने हाथ का अधिक उपयोग ना करके दाएं हाथ का जो है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे रखी है, कुछ बच्चे अपने दाहिने हाथ का अधिक उपयोग ना करके दाएं हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए बाएं हाथ का, है ना। देखिए तो यहाँ लाइन कुछ मिस्टेक दे रखी है, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ करेक्शन मैंने कर दिया, आप लोग देख लीजिए। कुछ बच्चे अपने दाहिने हाथ का अधिक प्रयोग ना करके बाएं हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसा होने पर बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। या तो आप जैसे कोई पेरेंट है वो क्या कर रहे हैं, अगर बच्चा सीधे हाथ से उल्टे हाथ से लिख रहा है, बाएं हाथ से लिख रहा है, तो उसको प्रेशर बनाने रहे, दाएं हाथ से लिखो, खोपड़ी उड़ा देंगे वरना तुम्हारी, तो ऐसे हो जाएगा। इससे उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है। कल वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से बताया था, उनमें वाणी दोष भी उत्पन्न होता है। वैसे बाएं हाथ वाले बच्चे दाएं हाथ वाले बच्चों के समान ही बुद्धिमान होते हैं, कोई इसमें दिमाग का थोड़ी ना खेल होता, बस वो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी थोड़ी ना कि आप उसको उल्टे हाथ से लिख रहे हैं तो बुद्धू हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा विकास। भाषा विकास इस उम्र के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा भाषा का विकास होता है। जैसे बोला जा रहा है 6 से 11 वर्ष तक बालकों की मूल भाषा प्रवीणता पूर्ण हो चुकी होती है। वह यह समझने लगते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। और पहले जो छोटा बच्चा था आलू जैसा, वो तो कुछ नहीं समझता था बेचारा, उसको आप कुछ भी बोल दो, हैं ऐसे ही करता रहता था। वह यह समझने लगते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और एक समान उच्चारण वाले शब्द के लिखने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है और अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। इस आयु में चुटकुले बनाकर मनोरंजन करना और वाक्य बनाना सीखने लगते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे आनंद और शाम कैसे बात कर रहे हैं। आनंद बोल रहा है कि शाम की भैंस कल धम से कीचड़ में गिर गई। फिर राम बोल रहा है
कल मेरे एक मित्र की माँ भी कीचड़ में गिर गई और सभी बच्चे हाँ हंस रहे हैं ना। ये सब क्या है? तो ये भाषा का विकास है, धीरे धीरे बच्चों में डेवलप जो है होने लग जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है, मैंने क्या बोला था कि छोटे छोटे सारे क्वेश्चन इसी में करवा दूंगा। जैसे मैंने आपको गत्यात्मक विकास बता दिया, इसी में प्रमाणिक विकास प्रमाणिक समय बता दिया, क्रिटिकल पीरियड किसे कहते हैं, जिसमें बच्चा को कुछ सीखने की उसमें आ जाता है तो उसको क्रिटिकल उसमें बोला जाता है। लिखने की प्रक्रिया बता दी, भाषा विकास बता दिया मैंने, और कुछ उदाहरण भी दिए बताए दिए। और छठा एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो दे रखा है सामाजिक संवेगात्मक विकास, सोशल, यानी कि समाज में रहते हुए वो कैसे भावनाओं को जो है सीखता है। जैसे कि देखिए जरा आप लोग, तो सोशल जो है इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक। बच्चा जब समाज में ही रहता है तभी तो वहाँ पे क्या है, वो अच्छा बुरा सीखता है। क्यों? देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य बच्चे की सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता से है। सामाजिक परिस्थिति से मतलब मतलब घर के सदस्य, हम उम्र, दोस्त, शिक्षक आदि से है। ये सभी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी बच्चा जो बड़ा होता है तो इन्हीं लोगों से तो जुड़ के बड़ा होता है वो, तो उन्हीं लोगों से सीखता है। अगर कोई डांट रहा है तो उसको पता है कि डांटने पर हंसना नहीं है, रोना है। और कोई हंसा रहा है तो उसको पता है कि हंसना नहीं, मतलब वहाँ पे कोई हंसा रहा है तो हंसना है, रोना नहीं है ना। तो ये सारी तो भावनात्मक में आ जाएंगी। संवेगात्मक होता है, इसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास, जब वो भावनाओं को समझना शुरू करता है। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है स्वयं के संयोगों पर नियंत्रण और उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों द्वारा दर्शाना। वस्तुतः सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों का तात्पर्य सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार सीखना होता है। यानी कि यही बोला गया है, संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि आप समाज से क्या क्या चीजें सीख रहे हो, अच्छा बुरा, हंसना, रोना, नाचना और बिल्कुल जो है खिलखिलाना, सब कुछ सामाजिक। मध्य बाल्यावस्था में बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। इस भावना का संचार आत्मविश्वासी माता पिता ही अपनी संतान में कर पाते हैं। यानी कि बच्चों में, यानी कि बच्चों के अंदर एक ना थोड़ा सा अच्छी भावनाएं या बुरी भावनाएं, सारी चीजें देखी जा सकती हैं उस उम्र में, 6 से 11 वर्ष की मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही, प्रारंभिक नहीं। प्रारंभिक वाला कल पढ़ाया था, कल वाली वीडियोस में आप लोग जाकर देखें जो हमने बताई थी। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में। तो इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि दोस्तों के बीच में रहकर बच्चे यह जान जाते हैं कि सभी अभिभावक बच्चों को डांटते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनको विभिन्न आज्ञाएं देकर उन पर हुकूमत जो है करते हैं, और बच्चे मनमानी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कभी कभी बच्चों को गुस्सा भी आ जाता है। इस गुस्से को शांत करने में मित्र मंडली सहायक होती है, और स्कूल भी बच्चों के जो है सामाजिक संवेगात्मक विकास में योगदान करता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि वो बच्चा कैसे कैसे जो है यहाँ कि समाज के अंदर क्या क्या चीज़ सीख रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज कहाँ, इतना छोटे बच्चे कॉलेज कहाँ जाएगा, तो स्कूल में क्या सीख रहा है, दोस्तों से क्या सीख रहा है, वो चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा बेमिसाल आपको बता दिया कि मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है। सोच बदलती है बच्चे की, शरीर में बदलाव आते हैं, हड्डियों में बदलाव आता है, दांत जो वो बाहर ड्रैकुला वाले आते हैं बच्चों के साथ, दूध वाले, सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण देकर समझाएं कि एक 8 वर्ष के बच्चे, देखिए यहाँ पे 8 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, तो 8 वर्ष के बच्चे का सामाजिक संवेगात्मक विकास एक 4 वर्षीय बच्चे के विकास जो है किस प्रकार भिन्न है। यानी 8 वर्ष का बच्चा और 4 वर्ष के बच्चे में क्या क्या चीजें हमें डिफरेंस देखने को मिलती है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा क्या बोला है। देखिए तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो है सामाजिक विकास में बदलाव, अगर एक तरफ 8 वर्ष के बच्चे को रख दो, एक तरफ कितने साल के बच्चे को रख रहे हो, 8 साल के बच्चे को रखो, और एक तरफ जो है 4 साल के बच्चे को रखो, तो इसमें जो है क्या क्या आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हम इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या चीज का, शैशव अवस्था में। जैसे तो सामाजिक विकास में बदलाव क्या है, तो शैशव अवस्था की बात करें तो सामाजिक विकास का साधारण अर्थ मनुष्य के संबंध से है, मनुष्यों के संबंध से है। नवजात शिशु भी बड़ों की आवाज बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है। वह वास्तविक सामाजिक और अंतरक्रिया करीब 2-3 माह का होने पर सामाजिक मुस्कुराहट से प्रकट होती है। यानी कि वो बच्चा क्या करता है, शुरुआत में तो हंसेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब 1-1.5 महीने का होने लग जाएगा ना,
तो बिल्कुल गुलाब जैसे उसके होंठ होते हैं, प्यारे से छोटे से क्यूट से, उससे वो हंसना शुरू करता है। तो ये शैश अवस्था में बता रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि जो शैश अवस्था के दौरान होती है वह बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले के बीच में लगाव है, यह बंधन बहुत आवश्यक है। रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास ही जाएगा, जब माँ उसे उठा लेती है तो वह चुप हो जाता है। वास्तव में 6 माह तक का होने पर यदि माता उसे छोड़ शौचालय भी चली जाती है तो वह विचलित हो जाता है, वो डर जाता है, कहाँ चले गए। तो यह सब मजबूत लगाव के लक्षण हैं और लगाव बहुमुखी है। जैसे यह सिर्फ माँ के साथ ही नहीं बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के, भाई बहन के साथ, दादा दादी के साथ भी हो सकता है। तो यह बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बाद के सामाजिक बंधन आधारित होते हैं। इसी पर वह बाद के सामाजिक बंधन भी डिपेंड हो जाते हैं। तो ये तो कुछ हो गया आपका समाज में कुछ देखने को बदलाव मिलता है वो बच्चा और चीजें, यानी पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं, ये तो मध्य थी और पूर्व बाल्यावस्था यानी जो अभी भी वो 0 से मतलब मान लीजिए 5 साल तक क्या क्या चीजें हैं वो देखने को बदला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मध्य बाल्यावस्था आएगा। तो पहले ये जान लीजिए पूर्व बाल्यावस्था बच्चे के संसार में इस समय एक महत्वपूर्ण समूह समवयस्क मित्रों का समूह बनता है। यानी कि वो क्या करता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, यहाँ 5 साल तक के बच्चे को बता रहे हैं, तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है 0 से 1, 2, 3 ऐसे जो भी पहुंचता रहता है, तो बच्चा पार्क में दूसरे बच्चों से मिलता है और उसके बाद प्ले स्कूल में वह अपने परिवार के अलावा दूसरे लोगों से अंतरक्रिया सीखना शुरू कर देता है। मित्र समूह बनाता है, भावनात्मक तौर पे जुड़ना शुरू होता है, इमोशनली होता है कि अगर कोई उसको छोड़ दे रहा है तो रोने लग जा रहा है, कोई पास है तो वो खुश रहता है, ऐसे चीज सीखने लग जाता है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा मैं तेजी से लेकर चलूंगा क्योंकि बहुत ईजी है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे के लिए मित्र समूह से संबंध आवश्यक हो जाते हैं। अब वह मित्रता का आधार विश्वास नहीं आवश्यकता होती है, यानी कि अब वहां पे क्या होता है, उसको दूसरों की आवश्यकता होने लग जाती है। ठीक है, और बोला जा रहा है यहाँ पे कि माता पिता के साथ बच्चे की अंतरक्रिया बदलती रहती है। वह बच्चे को अपने दैनिक कामकाज में अधिक स्वतंत्रता देने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो जब वो छोटा रहता है, आलू जैसा रहता है, तो उसको गोद में ही लेके घूमते हैं सब लोग, पर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो थोड़ा उसको छोड़ देते हैं। अब माँ अपना जो है खाना वाना बना लेती है, वो अपना खेलने में बिजी रहता है, ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बोल रखा है इसमें कि इस समीकरण की क्रिया के समय वह बच्चे को अनुशासन भी सिखाते हैं, रूल रेगुलेशन भी सिखाते हैं। वह लगातार बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं बोलते हैं कि तो गंदी बात होती है, अच्छी बात होती है, ऐसे सिखाया। अनुशासन सिखाने का यह जो है इंडिकेट तरीका है और जो कि डांट फटकार और सजा का स्थान लेता जा रहा है। यानी डांट फटकार के अलावा आप उनको अच्छा से कुछ सिखा भी सकते हैं, छोटे मोटे, जरूरी तो ना डांटना हर बच्चे को नहीं। अनुशासन का दूसरा तरीका माता पिता का स्वयं का व्यवहार, जो कि वह अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। यानी प्यार से भी आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, डांट फटकार के भी सिखा सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य बाल्यावस्था। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन में कि 6 से 11 साल तक के बच्चे जो है उनमें क्या क्या चीजें डेवलप, यानी कि वो सोचने समझने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है उनकी। और वो लगा इस अवस्था में बच्चा औपचारिक स्कूल में पहुंच जाता है, यानी कि वो बड़े लेवल में पहुंच जाता है और एक भिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश में रहना पसंद कर देता है, सीखना शुरू करते हैं। जैसे दोस्ती और मित्र समूह धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही अध्यापक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए जो नई कुशलताएं बच्चा सीख रहा है उसकी सफलता असफलता का ज्ञान विद्यालय में ही हो सकता है उस बच्चे का। और यही वह जगह है जहाँ बच्चा समूह व्यवहार और संबंध बनाना सीखता चला जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये चीज हमने जान ली है इसमें। उसी के बाद है इसमें संवेगात्मक विकास में बदलाव। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा तो आपको इस वाले क्वेश्चन की चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ संवेगात्मक हमने विकास पढ़ा था। जैसे सरल शब्दों में अनुभव करने को संवेग कहते हैं। अनुभव, बच्चा बड़ा हुआ, इस अवस्था में आया 6 से 11, तो वो उन्हें अनुभव करना शुरू कर दिया, अच्छा बुरा इन सब की पहचान करना शुरू कर दिया। तो शिशु में इन्हें हम प्रसन्नता, क्रोध और डर के रूप में, देखो प्रसन्न होना शुरू हो गया और डर शुरू हो गया, क्रोध गुस्सा आना शुरू हो गया, तो सरलता से देख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्या? संवेगात्मक विकास। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए आपको बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। आयु के साथ संवेगों में विविधता आती है, यानी बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें भावनात्मक विकास होता है, रोना, इमोशनल होना, हंसना, ही करके, है ना, वो सब कुछ सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी ग्लानी वगैरह इसमें दे रखा है, ग्लानी यानी गिल्टी फील करता है, वो सब ऐसी चीजें भी सीख जाता है।
आयु के साथ संवेगों की अभिव्यक्ति बदलती है। यानी कि बोला जा रहा है संवेग जन्मजात भी होते हैं और सीखे भी जाते हैं। तो उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करना जन्मजात है। और यानी कि बच्चा क्या करता है, देखा होगा आप लोगों ने कि वो ऐसे घूरता है, समझता है, हुई हुई करता है, देखता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, यही चीज़ डेवलप होने लग जाती है। जैसे खिलौना छीने जाने पर बच्चा गुस्सा करता है, ये जन्मजात होता है। चिल्लाने की कोशिश करता है, वापस मांगता है, ए लाओ मेरी चीज़ वापस दो। तो आयु के साथ जो है सहनशीलता बढ़ती रहती है। छोटे पे तो चिढ़ जा रहा था, पर बड़े होने पर ले जाओ, कोई बात नहीं, भाग यहाँ से, तो ये चीज़ है, मैं कर लूँगा, है ना। ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे, तो ये होते हैं आलू, बिल्कुल आलू जैसे होते हैं छोटे बच्चे। आयु के साथ संवेगों का कारण बदलता रहता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे छोटा था तो वो जैसे क्या क्या करता था, तो संवेग भी आयु के साथ जो है, यानी जो भावनाएं हैं वो भी आयु के साथ बदलती रहती है। जैसे संवेग भी आयु के साथ बदलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पटाखे की तेज आवाज़ सुनकर चिल्लाता है, लेकिन वह मध्य बाल्यावस्था में बच्चा जो है फिर वो हंसना शुरू कर देता है, पटाखा, इसे और बम फोड़ो, बड़ा बम फोड़ो। तो अंगूठा चूसना एक छोटे बच्चे को प्रसन्नता देता है, लेकिन वह मध्य बाल्यावस्था वाले बच्चे को कोई प्रसन्नता नहीं देता। क्या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अंगूठा चूसते हैं क्या? छोटे बच्चे को मजा आता है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद आयु के साथ सामंजस्य स्थापित करने का तरीका, जब वो जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है तो आयु के साथ वो क्या करता है, यानी एज के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उसको जो है बुद्धि आना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। चलिए देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक 10 वर्षीय बच्चे के भाषा। तो ये हमने जान लिया, छोटे बच्चे जो 4 साल तक के बच्चे हैं और 8 साल के बच्चे में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो है आपका जो है स्टार्टिंग की बाल्यावस्था है और ये मध्य बाल्यावस्था है, यानी कि 6 से 11 में और ये 0 से 5 में आएगा। ठीक है, देखिए अब उसके बाद है एक 10 वर्षीय बच्चे में के भाषा, यानी 10 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है तो मध्य बाल्यावस्था आ रही है 6 से 11 सॉरी। तो 10 वर्षीय बच्चे को भाषा विकास की व्याख्या कह रहे हैं। अभी मैंने भाषा विकास के बारे में बताया था आपको, बस छोटा सा पैराग्राफ में पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बाल्यावस्था के आते आते 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। बच्चे का भाषा कोश लगभग 14,000 से लगभग 30,000 शब्द का होता है, यानी वो क्या करने लग जाता है, लगभग बहुत सारे शब्द सीखना शुरू कर देता है इस उम्र में। छोटा बच्चा तो सिर्फ चाचा, मामा, मम्मी, पापा ऐसे सीख पाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। भाषा का प्रयोग करने की व इसे प्रेरित करने की क्षमता इस आयु में विकसित हो जाती है। इस आयु में बच्चा यह भी समझ जाता है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। यानी कि आप पानी मांग रहे हो तो उसके हिसाब से बच्चा जो है अलग अलग भाषाओं में इसको मांग सकता है। तो ये चीज़ है, बच्चे समानार्थी शब्दों के भिन्न प्रयोगों पर चुटकुले बनाकर अपना मनोरंजन भी करते हैं। नहीं करते उल्टे सीधे बोलने से कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे, ये चीज़ है। चलिए उसके बाद आया शारीरिक विकास और विकास वेग की परिभाषा दीजिए। ये अब इसमें और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो नीचे वाले क्वेश्चन कवर कर देगा, इसलिए मैंने बोला छोटे क्वेश्चन भी इसी में हीरोइन बना देंगे हम लोग। चलिए उसके बाद क्या आ रहा है इसी में देखेंगे हम लोग कि शारीरिक विकास और विकास वेग क्या होता है। देखिए शारीरिक विकास जो शरीर का विकास हो रहा है जिसमें आप वजन वगैरह देखते हो, देखिए शारीरिक विकास कद व वजन में वृद्धि, दांत व शरीर की हड्डियों और स्नायु के विकास में व अनुपात में अंतर। यानी कि आप कद काठी की बात करें, वजन की बात करें, अगर इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो शरीर का विकास या शारीरिक विकास जो है हम उसको कहते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे विकास वेग किसे कहते हैं। विकास वेग का मतलब क्या है, विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। प्रथम 2 वर्ष में विकास तेजी से होता है। क्या बोला जा रहा है, तो विकास वेग क्या होता है, तो विकास वेग मतलब क्या हो गया कि विकास यानी जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है ना, जैसे बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, निरंतर चल रहा है, लेकिन तो उसी निरंतर को ही वेग कह दिया है। तो विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। प्रथम 2 वर्ष में विकास तेजी से होता है, उसके उपरांत अगले कुछ वर्ष या धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लगभग 11 से 13 तक यदि क्रिया विकास या मानसिक विकास का रेखा चित्रण किया जाए तो इसी प्रकार, कौन याद करा भाई, रुक जाओ, इसी प्रकार का वक्र बनेगा और इस प्रकार 11 से 13 वर्ष के बाद विकास में अचानक तेज गति आती है जिसे विकास वेग कहते हैं। तो रफ्तार जो होती है, स्पीड जो होती है बच्चों के बढ़ने की, विकास करने की, तो उसको हम विकास वेग कहते हैं। किसी की दिक्कत नहीं है। चलिए ये जब हमने ये सब पढ़ लिया ना दोनों क्वेश्चन, तो आप हीरोइन बन जाओगे। और ये वाला जो है बिल्कुल आलू का चालू है, बिल्कुल क्वेश्चन मजेदार है। अब आ जाता है 5वें क्वेश्चन पे। एक 10 वर्षीय बालक को अन्य लोगों से बातचीत करते हुए सुनो। जैसे 10 साल का बच्चा है, वो बातचीत क्या कर रहा है, किससे, वो सुनो आप लोग जाके। हालांकि किसी की बात सुनना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं। और उसकी भाषा को एक 5 साल वर्ष के बच्चे को
मतलब 5 वर्षीय बालक की भाषा में हुए विकास में भिन्नता देखकर लिखिए। देखिए एक तरफ 10 साल का बच्चा है मान लो, अब इनको हटाते हैं हम, एक तरफ 10 साल का बच्चा है, एक तरफ 5 साल का बच्चा है। दोनों की बातों को सुनो कि भाई 10 साल वाला कैसी समझदारी वाली बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 साल वाला क्या बोल रहा है, वो दोनों सुनो। तो दोनों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है वो बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो बोला जा रहा है कि इसमें क्या क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट देखना, भाषा का विकास कैसे हुआ। तो पहले 10 साल के बच्चे का, फिर 5 साल के बच्चे का। देखिए वैसे यहाँ धीरे धीरे डेवलप एक 0 से दिखाएगा। देखिए तो बोला जा रहा है यहाँ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, आप लोग देखिए जरा। 0 से 1 वर्ष तक वाले बच्चे का भाषा विकास क्या होता है। नवजात शिशु केवल रोने की ध्वनि जो है निकाल सकता है और कुछ नहीं बोले। ये तो ना खाना दे दो, पानी दे दो, बिल्कुल नवजात शिशु, ये तो ना होता है। 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे का बता रखा है और उसके अंदर पहले वो बता महीने में बांट दिया इसको भी। देखिए 0 से 3 महीने का बच्चा, तो इसमें क्या है ध्वनि निकाल सकता है रोने की, और रोकर वह अपनी माता और अपनी भूख वह गीला जो है गीला होने का आभास करता है। और वह 3 माह तक के बच्चे जो है कुंजना सीख जाते हैं और वो कू ऐसे करना शुरू कर देते हैं। नहीं छोटे बच्चे होते हैं, पैर वैर ऊपर कर लिया ऐसे। और जो है जिसके घर में होंगे छोटे छोटे टिल्लू पंप, उनको पता होगा जब वे संतुष्ट होकर खुश होते हैं तो वह गलगलाने की ध्वनि निकालते हो ऐसे नहीं करते हैं। तो 4 से 6 महीने का बच्चा होता है, अभी 0 से 1 बता रहा हूँ मैं, तो बस उसके अंदर आ जाओ, महीनों में देख लेते हैं। तो 4 से 6 महीने का बच्चा क्या करता है, आ ध्वनि निकालेगा। उसके बाद धीरे धीरे पा मा टा वा ना आदि की ध्वनि निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद 7 से 9 वर्ष का बच्चा, महीने का बच्चा जो होता है, यहाँ महीने की बात हो रही है अभी, 0 से 1 साल तक के बच्चे यानी महीने जो 12 महीने उनके हम डिफाइन कर दे रहे हैं। फिर बोलता है बाबा, मामा, टाटा, नाना, पापा आदि, ये सब ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना इसको। जब बच्चा बाल कहता है तो उसका अर्थ है उसे बॉल चाहिए, है ना, बॉल, ऐसे बॉल नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। माता पिता इन शब्दों व संकेतों को जो है धीरे धीरे समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये चीज़ होता है। 10 से 12 साल का बच्चा क्या करता है कि वह बच्चे सरल वाक्य बोलने लग जाते हैं। बच्चा जब बॉबी बॉल या बाबी डॉल, तो बॉबी डॉल वगैरह, तो इसका अर्थ होता है बेबी या बॉल या बेबी का डॉल, बेबी की डॉल जो है लगातार बोलने की भाषा विकास करता रहता है। बच्चा नकल से भी जो है बोलना सीख जाता है और मम्मी पापा को चाहिए कि वे तुलना कर बच्चे के साथ ना बोलें, मतलब ये चीज़ है। और यदि वे साफ बोलेंगे तो बच्चा, देखिए इसमें बोला तुतला कर मत बोलो। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ तो ऐसे तुतला के नहीं बोलना, बल्कि क्या करना है, अच्छे से बोलना ताकि वो बच्चे अच्छी चीज़ सीखें, गलत ना सीखें, है ना। और माँ बाप को कभी बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा फिर वही सीखेगा आगे। बस देखिए 1 साल से 2 साल के बच्चे क्या सीखते हैं, तो बोले अब बच्चे जो है 3 या 4 शब्द को वाक्य बोलने लग जाते हैं, अब बोल सकते हैं। और डोल जो है डोल चाहिए। 18 से 20 माह के बच्चे 50 शब्द तक बोल सकते हैं। और फिर आता है 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे का भाषा विकास क्या है, तो वो क्या करने लग जाता है, बच्चों की आदत होती है कि वे नए शब्द सीखें, नए सीखे शब्दों को बार बार बोलते हैं। वे नर्सरी की कविताएं बोलते बोलते थकते नहीं हैं और वे अपने भाषा ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। वे आवाज़ की नकल करते हैं, जैसे गली में आया कोई आलू वाला, ए आलू ले लो, भिंडी ले लो, तो बच्चे क्या करते हैं गली में, ए आलू ले लो, भिंडी ले लो ऐसे नहीं करते हैं, तुतलाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। वे अधिकतर दूसरी भाषा व उन मित्रों के साथ बोलते हैं जो उनकी भाषा नहीं समझ पाते। इस आयु के बच्चे की शब्दावली लगभग 2000 तक हो जाती है सॉरी। देखिए तो ये चीज़ है। उसके बाद आता मध्य बाल्यावस्था में, यानी 6 से 11 वर्ष के बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। उनकी भाषा में 14,000 से 13,000 तक शब्द आ जाते हैं और वो अच्छे से जो है सारी भाषाओं का यूज़ करना शुरू करते हैं। उनमें अपनी बात अरे बाप रे क्या हो गया, जुकाम हो गया क्या? देखिए अभी ना हो ना, मौसम बड़ा बेकार हो गया यहाँ का। देखिए उनमें अपनी बात दूसरों को समझने और
दूसरों की बात समझने लगता है और एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और इसी के आधार पर बच्चे चुटकुले बनाकर मनोरंजन करते हैं। वे भाषा को विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं, आनंद उठाते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चे तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हाथ से व्यंजन आनंद वगैरह लेना शुरू करते हैं और उछल कूद करते हैं, उनको मजा आ जाता है, हीरोइन बन जाते हैं सारे। चलिए, तो हमने 10 साल तक के बच्चे और 5 साल तक के बच्चों में जो है डिफरेंस देख लिया। ये आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैंने आपको आंसर दिखाया दिया। ठीक है, देखिए अब आ जाता है 11 वर्षीय बच्चे की ज्ञानात्मक विशेषताओं का परिचय दीजिए। अभी 11 साल का बच्चा है, आखिरकार उसमें क्या ज्ञानात्मक विकास हुआ है, क्या नॉलेज आई है उस बच्चे के अंदर, वो हमें ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसमें तुलना करनी है जो पहले वाले बच्चे हैं उनमें और 11 साल तक के बच्चे में क्या क्या डिफरेंस देखने को हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें देखना। देखिए, तो बोला जा रहा है 11 वर्ष तक का बच्चे के अंदर क्या क्या ज्ञानात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, विकास क्या हुआ, नॉलेज क्या है। देखिए, ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चे के सोचने, तर्क करने, यानी देखिए ज्ञानात्मक में क्या होता है, सोचना, तर्क यानी अपनी बात रखना, करने का, समस्या का समाधान करने, समस्या की समाधान करने जैसी क्षमताएं और उनमें आने लग जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक की आयु में बच्चे क्या करते हैं, वस्तु का सदैव होना या वस्तु की अस्थिरता को देखते हैं कि हाँ ये वस्तु है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों का, जैसे गुड्डा गुड्डी खेल रहे, 2 साल से 7 वर्ष तक के बच्चे क्या करते हैं, गुड्डा गुड्डी से खेलते हैं, गुड़िया से खेलते हैं। वो देखते हैं यार कहीं ये हमारी वाली तो नहीं है, मतलब कहीं हमारी बहू तो नहीं है, हमारी पत्नी तो नहीं है। और लड़कियां सब सोचती हैं, छोटी छोटी जो होती हैं बच्ची सब, वो हमारा दूल्हा तो नहीं है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, तो रियल मानते हैं इनको ये लोग, है ना। हम लोग को दे दो गुड़िया उड़िया तो हम बोले भाई नकली दिया है। तो ये चीज़ है, तो इसमें ये चीज़ है। तो दूसरों का नजरिया या दृष्टिकोण समझने में जो है कठिनाई, वो क्या करते हैं, दूसरों की जो बातों को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो ये 2 साल से जो है 7 साल तक के बच्चों का हाल होता है। मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे, इसमें क्या होता है, काल्पनिक व यथार्थ में अंतर करना, यानी कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसको जल्दी जल्दी, बहुत ईजी है। तो जो मध्य बाल्यावस्था में 6 से 11 साल तक के बच्चे, यानी इन्हीं की बात हो रही है 11 वर्ष के बच्चों की। तो ये पहले वाले, यानी कि पहले वाले बच्चे काल्पनिक या यथार्थ में अंतर नहीं कर पाते थे, वो रियल सोचते थे। लेकिन जो 6 से 11 साल तक के बच्चे वो रियल और जो काल्पनिक चीज़ें हैं उसको समझ सकते हैं, और इसमें जो है नकली जो चीज़ें हैं उसको भी समझ सकते हैं। ये चीज़ जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे, उदाहरण के लिए उसके लिए सांता क्लॉज एक सेंटा क्लॉज होते हैं ना, जिंगल बेल, सेंटा क्लॉज एक यथार्थ चीज है, परंतु 10 वर्षीय बच्चे इसे काल्पनिक मानकर चलता है। यानी कि 10 वर्षीय जो वो होता है, छोटे बच्चे हैं वो रियल मानते हैं, पर ये जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो काल्पनिक मानते हैं कि हाँ होते भी हैं और नहीं भी होते, ऐसा होता है। मेरा 4 वर्षीय भतीजा अपने पापा से कहता है कि पापा मम्मी अच्छी नहीं है और बाजार से 2 रुपए की जो है अच्छी मम्मी ले आओ। छोटा बच्चा होता है तो बोलता है मम्मी ले आओ 2 रुपए की, तो ऐसे थोड़ा मिलता है आओ, जबकि 10 वर्षीय भतीजी इस तर्क को नहीं मानती, बोलती है मम्मी तो है ना बाजार में, मतलब उसमें क्या नाम है 2 रुपए में मिलती है। तो ये क्या है, बच्चे अपने आपस में ही जो है, तो 10 वर्ष का बच्चा ज़्यादा समझदार हो जाता है और छोटे बच्चे जो है काल्पनिक चीज़ों में मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरों के मत को समझना। जो छोटे होते हैं, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं, वो दूसरों के जो है मत को नहीं समझ सकते, बातों को नहीं समझ सकते। पर ये जो बड़े होते हैं बच्चे, जो 10 साल 11 साल तक में पहुंच जाते हैं, वो दूसरों की बातों को भी समझना शुरू कर देते हैं अच्छे तरीके से, नहीं जो बोलोगे वो कर देंगे। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी आ रहा है उसके बाद। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, छोटे बच्चे पूर्व की बातों पर ठीक से विचार नहीं कर पाते। मध्य बाल्यावस्था तक इस क्षमता का विकास शुरू हो जाता है, पर मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई बात जो बच्चे को कही गई है वो पुरानी बात याद है या नहीं है, दोहरा सकता है या नहीं दोहरा सकता। जो मैंने कल तुमको बताया था क्या वो तुम्हें आज याद है या नहीं याद है, तो वो होते हैं रिवर्सिबिलिटी। यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं जो 11 साल तक के हैं उनको तो याद रहेगा, और छोटे बच्चों को वो चीज़ें भूल जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो गलती की थी कल वो फिर से वही करते हैं। जब छोटे छोटे नहीं आलू जैसे बच्चे होते हैं, वो बेड पे से गिर जाते हैं धड़ाम से, रो के सर और फूल गया आलू सिंचन की तरह। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बच्चे क्या होते हैं, चोट लगती है, रो के फिर कल वही चीज़ करते हैं, फिर वो गिरते हैं। तो ये चीज़ होता है। पर बड़े बच्चे क्या होते हैं जो 10 से 11 साल के, उन्हें पता है अरे गिरेंगे तो पूरा मुंह फूल जाएगा, है ना, अजीब सा हो जाएगा मुंह। उसके बाद है मान्य, तो रिवर्सिबिलिटी, यानी कि इन बच्चों को रिवर्सिबिलिटी याद रहती है, यानी जो चीज़ याद है, और पूरा छोटे बच्चों को याद नहीं रहती है ना। देखो उसके बाद है मान्यता की मौलिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता। यानी कि एक पतले और एक चौड़े आकार के गिलासों में
समान मात्रा में ठंडा पेय डाला जाए और तो पतले गिलास के पेय का स्तर ऊंचा होगा किंतु पेय समान होगा। मान लीजिए एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, ठीक है। छोटे बच्चे को जो है वो छोटा वाला गिलास पूरा भरा हुआ है, ठीक है उतना ही दूध, और वही मैंने उठा के बड़े वाले में डाल दिया तो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो छोटे वाले को देखा कि यही फुल है तो मुझे यही वाला चाहिए, फुल वाला चाहिए। वो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई दूध तो दोनों में एक ही है, पर हमको देगा। यानी अगर मान लीजिए 11 से 11 साल का बच्चा है, वो बोलेगा अरे ये तो उतना ही दूध है, लाओ पी लेता हूँ। चाहे बड़ी गिलास में दो चाहे भगोने में दो, भगोने में वही दूध इतना हो जाएगा, छोटी गिलास में इतना होगा। उसके बाद वर्गीकरण, वो बच्चा वर्गीकरण में यानी कि चीज़ों को बांटना शुरू कर देता है। जो इस उम्र का बच्चा है वो बांटना शुरू कर देगा, छोटे वाला बच्चा है वो बांट नहीं सकता किसी चीज़ को। उसके बाद है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण मतलब होता है छोटा बच्चा जो होता है वो किसी चीज़ को जो है समूह में नहीं देख सकता। आगे बस वो उतना ज़्यादा जो है चेंजेस आंक नहीं सकता। जैसे बोला गया एक 5 वर्षीय बालक श्रेणीकरण करने में असमर्थ होता है, जबकि 10 से 11 वर्ष बालक बच्चा जो है वो श्रेणीकरण कर सकता है। तो इस कारण जो है इस कारण है कि वह तथ्यों के घटते क्रम में हल कर सकता है। यानी जो छोटे बड़े बच्चे हो जाते हैं वो तथ्य के घटते क्रम को यानी डिक्रीज को वो देख लेते हैं, हाँ कौन सी डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वो हम पढ़े थे ना बचपन में, ये चीज़ बहुत ईजी लगता था, मज़ा आता था ये पढ़ने में। ये चीज़ पर्याप्त मानसिक, और ये वाला जो है हमने पढ़ा था कौन सी संख्या छोटी है, तो मान लीजिए यही है तो इधर ये हो जाएगा ऐसे। अब मैं इधर 5 कर दूं, इधर 6 कर दूं, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, है ना। ये कौन सा बड़ा है, तो ये बच्चे जो है श्रेणीकरण में बांट सकते हैं इसको। उसके बाद समय व गति, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं एक 10 से 11 वर्षीय बच्चे के समय और गति का सामान्य विचार रहता है। उसे जल्दी, धीमे और देर अब बाद में आदि कुछ शब्दों में कुछ समझ आ जाती है। उसे गति का भी सामान्य अर्थ समझ में आने लग जाता है। पर वह जो अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको वही चीज़ें कुछ पढ़नी नहीं पड़ेंगी, उसके लिए समय क्या है या क्या होता है उसे कुछ नहीं पता। तो खेलने में है तो खेलता रहेगा, पर जो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा उसको टाइम का भी वैल्यू समझ में आने लगेगा, टाइम को भी देखने लग जाएगा। तो ज्ञानात्मक विकास पर वातावरण व वंशानुक्रम का विकास, यानी कि ये जो ज्ञानात्मक विकास होता है ना वो वंशानुगत भी होता है। वंशानुगत यानी कुछ बच्चों में ज़्यादा जल्दी आ जाती है नॉलेज, क्योंकि घर परिवार ही मान लो ऐसा हो, दादा दादी सब पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो उनमें ज़्यादा तेज़ी से जो है ये चीज़ आ जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे 6 क्वेश्चन टोटल हैं, लेकिन हाँ ये सिर्फ 6 क्वेश्चन ही नहीं है, इन्हीं में मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, याद रखिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे वो अच्छे समझते हैं, जो टाइम इतना ज़्यादा जाता है पढ़ाने में और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आप लोग अच्छे समझें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग को अच्छी मिलती रहे। अभी 7th क्लास को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है, एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग अपना थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। आगे बात समझ में। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हमारा 20 चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर अपलोड किए आप लोग जाकर जरूर देखें चैनल की प्लेलिस्ट में, और बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिए हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पेंटिंग, है ना, और ये भी होने वाला जल्दी, और ज्योग्राफी भी कर ही रहे हम लोग, ठीक है। इंग्लिश भी हो रखा है, आप लोग जाकर देखें, कुछ चैप्टर हो रखे वो भी करवा दूंगा, हिंदी भी करवाना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।